Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. I Ruby Mahesh Vikas Vicky Satyam. Very good evening. Please confirm if audio video is clear. Hello. Am I audible and visible? Please confirm. All clear. Okay. Thank you. चलिए भाई. तो भैया लेट्स स्टार्ट विद द 9th लेक्चर ऑफ ग्राफ थ्योरी. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था सर? हमने वर्टेक्स कलरिंग के कॉन्सेप्ट को समझा कि मैं किस तरीके से ग्राफ के वर्टाइसेस को कलर कर सकता हूं सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टाइसेस हैव द सेम कलर. तो बहुत सारी कलरिंग हो सकती है, लेकिन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि किसी भी ग्राफ को कलर करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड हैं सच दैट no two adjacent vertices have the same color will be given a name, and that minimum number is defined as a chromatic number for that graph. If the chromatic number of a graph is k, then it will be called k chromatic, right? So it will be called k chromatic. अब किसी भी ग्राफ, so basically दो तरीके हैं किसी भी ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर आइडेंटिफाई करने के. वन इज टू डू इट मैन्युअली, ठीक है, और दूसरा है वेल्श पॉयल्स एल्गोरिथम. इवन इफ यू अप्लाई दी वेल्श पॉयल्स एल्गोरिथम, आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी दी अपर बाउंड ऑन दी क्रोमेटिक नंबर. इसका मतलब अगर मेरा वेल्श पॉयल एल्गोरिथम यूज करता है m कलर्स, then it is the upper bound that the chromatic number of graph G cannot be greater than m. That means chromatic number of graph G has to be less than or equals to m. It cannot be greater than m. ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई थी. क्वेश्चन जो भी आएगा कलरिंग से वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा. इतना सबको समझ में आ गया होगा कि वर्टेक्स कलरिंग इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. कुछ भी पूछा जाएगा तो ग्राफ को सिर्फ एनालाइज करना है. यू विल बी एबल टू आंसर दैट हाउ मेनी कलर्स विल बी रिक्वायर्ड to color, or how many minimum number of colors required to color the graph such that no two adjacent vertices have the same color. Any doubt in the concept of coloring? Any doubt in the concept of coloring, vertex coloring precisely? So just like we defined the concept of vertex coloring, we can also define the concept for edge coloring, in which no two adjacent edges can have the same color, right? But there is no such notion like chromatic number or something defined for the edge coloring. So we generally, I mean, in the textbook, you will only get the topic which is related to vertex coloring, but the same type of questions can also be framed with respect to एज कलरिंग. बट उसको भी फिर आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा कि कैसे उसको हैंडल करना है और व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड. सो आई विल शेयर सम क्वेश्चंस एंड उसको वहीं पर देखेंगे. ठीक है, चलिए, कोई डाउट नहीं. यस जी, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं. आपको लगता है कि थ्योरी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप सब लोग क्वेश्चन के पीछे भागते हो. क्वेश्चन कितना भी कर लो, क्वेश्चन तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझ नहीं है कि चीजें हैं क्या. और जितने क्वेश्चन, जितने कॉन्सेप्ट हम क्लास में डिस्कस करते हैं, अगर आप उन्हीं को अप्लाई कर दिया आपने, अगर उनको अप्लाई करना भी आ गया ना आपको, तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट, चलिए व्हाट नेक्स्ट टॉपिक, टुडेज टॉपिक विल बी टॉपिक ऑफ मैचिंग. कि क्या होती है मैचिंग. तो मैचिंग किसके लिए डिफाइन होगी सर? एक ग्राफ के लिए डिफाइन होगी. क्या होती है मैचिंग वो समझेंगे. व्हाट डू आई मीन बाय मैक्सिमल मैचिंग, व्हाट डू आई मीन बाय मैक्सिमम मैचिंग, व्हाट डू आई मीन बाय परफेक्ट मैचिंग, व्हाट डू आई मीन बाय मैचिंग नंबर. ये सारी की सारी चीजें हम आज इनका समापन करने की कोशिश करेंगे. चलिए, तो सबसे पहली चीज है मैचिंग. सर क्या है, क्या है ये भला? तो अगर आपके पास एक ग्राफ है, सुन लो अच्छे से, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. नाम दे दिया गया है मैचिंग इज समथिंग, अब उसको रहने दो. सो एक नाम है मैचिंग, उसके अंदर आपको क्या करना है. अगर आपके पास एक ग्राफ है जी, उसमें से आप एक सब ग्राफ चूज करो. उसमें से आप एक सब ग्राफ चूज करो. किसी भी ग्राफ का सब ग्राफ लोगे तो उसमें सिर्फ वही वर्टाइसेस और वही एजेस आ सकती हैं जो ओरिजिनल ग्राफ में रही होगी. बट जब मैं मैचिंग डिफाइन करूंगा तो मैचिंग की एक रिस्ट्रिक्शन ये होनी चाहिए दैट इन दी सब ग्राफ ऑल दी वर्टाइसेस मस्ट बी प्रेजेंट. सम ऑफ दी एजेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. सम ऑफ दी एजेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, बट एक ऐसा सब ग्राफ जिसके अंदर ग्राफ जी की सारी वर्टाइसेस हैं. समझ गए बात को? सो क्या है सब ग्राफ एम ऑफ ग्राफ जी. ठीक है, किस टाइप का सब ग्राफ?
subgraph M must contain all the vertices of graph G. ये दूसरे तरीके से क्लियर है डेफिनेशन में, लेकिन अलग से समझ लो। सबग्राफ M of graph G is called a matching, क्या जरूरी है उसके लिए, is called a matching of graph G if all the vertices of graph G are incident with at most one edge in subgraph M। तो यहां पर लिखा हुआ है all the vertices of graph G must incident with at most one edge in subgraph M। इसका मतलब ग्राफ G की सारी वर्टेक्स M में तो होनी ही चाहिए। इसका मतलब ग्राफ G की सारी वर्टाइसेस सबग्राफ M में तो होनी ही चाहिए। सर सारी वर्टाइसेस ले ली तो बचा क्या, एजेस बच गई। सारी वर्टाइसेस चूज कर ली तो बचा क्या, एजेस बच गई। इसका मतलब हो सकता है आप सारी की सारी एजेस भी चूज कर लो, हो सकता है आप कोई प्रॉपर सबसेट ऑफ एजेस चूज करो। सर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो आप बोल रहे हो कि सर सबग्राफ, इसका मतलब एवरी ग्राफ इज अ सबग्राफ ऑफ इटसेल्फ, एवरी ग्राफ इज अ सबग्राफ ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, चलिए तो अब डेफिनेशन को अगर मैं लेमन लैंग्वेज में, बहुत बच्चों वाली लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूं, तो आपके ग्राफ जी का एक ऐसा सब ग्राफ जिसके अंदर सारी की सारी वर्टाइसेस हों और जो भी एजेस आई हो वो ओरिजिनल ग्राफ से आई हो, एंड आपका जो सब ग्राफ है उसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री एट मोस्ट वन हो। व्हाई? बिकॉज इफ वी आर सेइंग एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, लुक एट दिस, इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ is incident with at most one edge, is incident with at most one edge, then the degree of a vertex cannot be greater than one। क्योंकि हर वर्टेक्स से अगर नंबर ऑफ एजेस जो इंसिडेंट हो रही है वही रिस्ट्रिक्टेड है कि वो एक से ज्यादा नहीं हो सकती, तो क्या किसी भी वर्टेक्स की डिग्री एक से ज्यादा हो सकती है? नहीं सर। सो व्हाट्स द आइडिया सर, दैट इज इन अ मैचिंग डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स वी विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल द वर्टेक्सेस ऑफ ग्राफ जी। अगर आप मैचिंग देखोगे ग्राफ जी की तो उसमें हर वर्टेक्स की डिग्री या तो 1 होगी या लेस देन 1 होगी, वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। डेफिनेशन क्लियर है, एग्जांपल तो हम देखेंगे ही। डेफिनेशन क्लियर है, एग्जांपल विल बी डिस्कस, बट डेफिनेशन क्लियर है। चलो अब एग्जांपल से समझते हैं, जिन लोगों को नहीं भी क्लियर होगा उनको अब समझ में आ जाएगा। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक ग्राफ है जी। आप लोग जितना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को टफ समझते हो ना, उतना टफ है नहीं। रीजन इज क्वाइट सिंपल कि आज मैं बैठ करके टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन बना रहा था, यार कुछ अच्छे से टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बनाए जाए। मतलब एक सिंपल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट था। आई वाज थिंकिंग कितना क्वेश्चन को टफ बना दूं, सब कुछ तो पढ़ा रखा है, बच्चा तो यही बोलेगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या टफ है। सो दैट्स द आइडिया कि आप बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बना नहीं सकते। तो वही चीज समझने की कोशिश करो कि सब कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, आपका काम हो जाएगा। सो लेट्स अज्यूम दिस इज योर ग्राफ जी और इसके अंदर कुछ वर्टाइसेस हैं ए बी सी, ठीक है। ये है सब ग्राफ, ये है ग्राफ जी। अब अगर मैं इसका कोई भी सब ग्राफ चूज करता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहली चीज तो मैंने बोली कि जो भी सब ग्राफ चूज करोगे ना सर, उस सब ग्राफ में सारी की सारी वर्टाइसेस तो गारंटीड है कि होना चाहिए। इसका मतलब ये जो सारी वर्टाइसेस आपको दिखाई दे रही है डेफिनेटली प्रेजेंट होगी। तो मैं अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में पूछूं कि सर अगर मैं किसी भी ग्राफ जी का एक सब ग्राफ लूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टाइसेस हो, तो क्या वो आपके ग्राफ जी की मैचिंग है? सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये जो सब ग्राफ दिखाई दे रहा है ये ग्राफ जी का सब ग्राफ है, का मैचिंग है? बस इतना बता दो। ये जो सब ग्राफ, ये सबसे पहले तो चीज ये बताओ, क्या सर अगर मैं इसको बोलूं M1, तो क्या ये ग्राफ जी का ही एक सब ग्राफ है? कि जितने भी लोग नो बोल रहे हैं उनको सिर्फ समझना है तीन चीजें। मैंने जो बहुत छोटी सी लैंग्वेज, छोटा सा स्टेटमेंट दिया था उसको समझो बेटा, कि आपका अगर एक ग्राफ है तो उसका एक सब ग्राफ लेना है जिसमें सारी की सारी वर्टाइसेस हो सकती हैं, और ग्राफ के अंदर जो एजेस हैं उनमें से कुछ एजेस प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी वर्टाइसेस प्रेजेंट हैं,
क्या वर्टेक्स ए ऑफ ग्राफ जी एक से ज्यादा एज के साथ इंसिडेंट होती है? नहीं सर। वर्टेक्स बी ऑफ ग्राफ जी एक से ज्यादा एज के साथ इंसिडेंट होती है? नहीं सर। वर्टेक्स डी ऑफ ग्राफ जी इन सब ग्राफ M1 एक से ज्यादा एज के साथ इंसिडेंट होती है? नहीं सर, यहां भी नहीं। सो दूसरी तरीके से देखो, क्या यहां पर इस सब ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री एटमोस्ट 1 है? क्या इस सब ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री एटमोस्ट 1 है? हाँ सर। तो ये जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक ऐसा सब ग्राफ जिसके अंदर सारी की सारी वर्टाइसेस हों और हर वर्टेक्स की डिग्री एटमोस्ट 1 हो, वो मैचिंग है। तो ये एक सब ग्राफ है ग्राफ जी का, और इसके अंदर हर वर्टेक्स प्रेजेंट है और हर वर्टेक्स की डिग्री एटमोस्ट 1 है, तो ये सब ग्राफ हमारा मैचिंग है। सिंपल सी बात। चलो अब इसमें कुछ एजेस डाल देते हैं। मान लो कि मैंने ये दो एजेस डाल दी, सुनो अच्छे से। मान लो कि मैंने ये दो एजेस डाल दी, क्या ये अभी भी मैचिंग है? क्या ये अभी भी मैचिंग है? यस सर। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने ये दो एजेस चूज कर ली, सो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो रिमेनिंग तीन एजेस हैं, इनमें से किसी भी एज को इस सबग्राफ में इंक्लूड कर सकता हूं? लास्ट क्वेश्चन सुनो अच्छे से। सर ये जो ग्राफ था इसके अंदर से आपने ये जो दो एजेस हैं स्टार वाली, ये दोनों तो इंक्लूड कर ली, लेकिन अब ये जो राइट मार्क वाली तीन एजेस बची हैं, क्या इनमें से किसी भी एज को इस सबग्राफ में इंक्लूड करने के बाद भी ये एक मैचिंग बचेगा? सुनो सर, अगर मैंने ये वाली एज इंक्लूड की तो इन दोनों की डिग्री हो जाएगी 2, विच इज नॉट अलाउड, राइट? अगर मैंने ये वाली एज इंक्लूड की तो इन दोनों की डिग्री हो जाएगी 2, इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री एटमोस्ट 1 होनी चाहिए। अगर मैंने ये वाली एज इंक्लूड की तब इन दोनों की डिग्री हो जाएगी 2, इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। इसका मतलब इस सबग्राफ में अब किसी और एज को अगर मैंने ऐड करने की कोशिश की तो ये जो सबग्राफ बनेगा ये ग्राफ के लिए मैचिंग नहीं रहेगा। क्लियर? सिंपल सी चीज थी सर। सो दिस इज अ मैचिंग। प्लीज मोर देन 1 डिग्री हो जाएगा, राइट? चलिए दूसरा देखो सर, अगर मैंने ये वाला चूज किया होता ए बी सी एंड डी, हमारा क्वेश्चन है सर, अगर ये दोनों एज चूज कर लूं तो कोई दिक्कत है? नहीं सर, इट इज ऑल्सो अ मैचिंग। नाउ लुक एट दिस। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैं ये एज चूज कर लेता हूं तो ये अभी तक तो हर वर्टेक्स की डिग्री एटमोस्ट 1 है। क्या इस M3 में, क्या इस M3 में इस ग्राफ जी की किसी और एज को ऐड किया जा सकता है? क्या इस ग्राफ सबग्राफ M3 में ग्राफ जी की किसी और एज को ऐड किया जा सकता है? नहीं सर। ये करोगे तो इसकी डिग्री 2, ये करोगे तब भी ए की डिग्री 2, ठीक है? ये करोगे बी की डी की डिग्री 2, ये करोगे डी की डिग्री 2। सो वी अंडरस्टैंड कि कोई और एज ऐड नहीं हो सकती, राइट? सो ये भी मैचिंग है, ये भी मैचिंग है, ये भी मैचिंग है, ठीक है? नाउ और देखते हैं सर, और एक बहुत सारी पॉसिबल है, हमको सब समझने की जरूरत नहीं है, हमको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को समझना है, वहां तक पहुंच जाए तो बहुत है। सर अगर मैं इस M4 को बात करूं तो क्या M4 भी ग्राफ जी की एक मैचिंग है? हाँ सर, ये भी एक मैचिंग है, बट यहां पर अभी एक और एज ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी है। मैंने अभी यहां पर ड्रॉ की नहीं है, लेकिन मैं यहां पर अभी एक और एक्स्ट्रा एज इस मैचिंग में ऐड कर सकता हूं। सो देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी ऑफ एडिंग सम मोर एजेस ऑफ ग्राफ जी इनटू दिस मैचिंग, राइट? हाँ सर, पॉसिबिलिटी तो है। क्या कहना चाह रहे हो, पॉसिबिलिटी से आपका मतलब क्या है? लेकिन दिख तो रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली जो सबसे पहले लिया था वो सबसे लास्ट में समझते हैं। ए बी सी डी, ये भी मेरी एक मैचिंग है। तो कैन आई से ऑल M1 M2 M3 M4 M5 ऑल आर मैचिंग ऑफ दिस ग्राफ जी? यस और नो? यस सर। M1 M2 M3 M4 and M5 all are matching of graph G.
अब आप में से कहीं कहेंगे सर और भी मैचिंग पॉसिबल है, यस, सो देयर मे बी मोर मैचिंग्स। तो मैं सारी चीजें वैसे भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो समझना है वो कुछ एकदम ही अलग चीज है, ठीक है। ये हो गया सर, ठीक है। अब दूसरी चीज, क्या मैचिंग में हर वर्टेक्स की डिग्री 1 हो ये जरूरी है? नहीं। तो सबसे पहले यही चीज आती है कि आपके पास एक मैचिंग है। मैं, सुनो, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मैचिंग तो है सर, ये मैचिंग है। क्या इस मैचिंग में हर वर्टेक्स की डिग्री 1 है? हाँ सर। सर ये भी एक मैचिंग है, क्या इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 1 है? हाँ सर। क्या ये भी एक मैचिंग है? हाँ सर। क्या इसमें भी हर वर्टेक्स की डिग्री 1 है? नो सर। ठीक है। तो जिन वर्टाइसेस की डिग्री एक मैचिंग में, जिन वर्टाइसेस की डिग्री 1 होती है उनको कहते हैं मैचिंग वर्टाइसेस, और विद इन अ मैचिंग जिन वर्टाइसेस की डिग्री 0 होती है उन्हें बोलते हैं नॉन मैचिंग वर्टाइसेस, ठीक है। और वैसे, राइट, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या इन अ मैचिंग of graph G, if degree of a vertex V is equals to 1, if degree of a vertex V is equals to 1, then vertex V is called a matching vertex. ठीक है। अगर एक ऐसी वर्टेक्स है मैचिंग में जिसकी डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे मैचिंग वर्टेक्स। सिमिलरली, in a matching of graph G, if degree of vertex V is equals to 0, बहुत दूर चले गए, then vertex V is called a non-matching vertex. मैचिंग तो है ही वो, सुनो, अरे सर अभी बोल रहा हूँ नॉन मैचिंग, अभी बोल रहा हूँ मैचिंग। सर वो सबग्राफ मैचिंग है, लेकिन उस सबग्राफ में इंडिविजुअल वर्टेक्स मैचिंग है या नहीं, अलग कॉन्सेप्ट है। क्लियर? क्लियर? सो कैन आई एक्चुअली से कि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा कब होती है? किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा कब होती है? सर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 2 होने के लिए जरूरी है कि उससे कम से कम 2 एजेस इंसिडेंट होती हों। अगर ये 2 एजेस सेम वर्टेक्स से इंसिडेंट होती है तो ये दोनों एजेस एडजेसेंट है। सो द मेन आइडिया इज इन अ मैचिंग नो टू एजेस शुड बी एडजेसेंट। क्लियर? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट इन अ मैचिंग नो टू एजेस of the graph or no two edges should be adjacent to each other? ठीक है भैया, यहां तक भी समझ में आया। ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज हैं। अब हम बात करेंगे मैक्सिमल मैचिंग की, और उसके अलावा हम बात करेंगे मैक्सिमम मैचिंग की। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमल एंड मैक्सिमम? कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमल एंड मैक्सिमम? भाई इतनी लेट जो राम राम और नमस्कार नमस्कार करते हो ना, इसका मतलब है कि तुम क्लास में लेट आ रहे हो। मत किया करो, पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा आप लोगों का। क्लास भी लाइव अटेंड करोगे? अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, जितना लाइव क्लास अटेंड करना इंपॉर्टेंट है उतना ही लाइव क्लास शुरू से अटेंड करना इंपॉर्टेंट है। प्लीज माइंड दिस। ऐसा ना हो
कि आप लाइव क्लास तो अटेंड करते हो लेकिन 15-20 मिनट बाद अटेंड करते हो। तो 15-20 मिनट बाद अटेंड करोगे तो स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट, जो बेस क्रिएट किया गया होगा, वो मिसिंग होगा। दूसरा, अगर आप लाइव क्लास में आकर के और शुरुआत से लेक्चर देखोगे, जब मैं आगे चल रहा हूं, तो एक तो आप क्वेश्चन लेट पूछोगे, उससे आप परेशान होगे, और दूसरा अगर नहीं पूछोगे तो इट इज एज गुड एज वॉचिंग अ रिकॉर्डेड वीडियो, देयर इज नो डिफरेंस। चलिए, हो गया बहुत सर। सुनो अच्छे से, अब कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पर दो चीजें हैं, पहले ही अलग ही समझा देता हूँ। सर, मैक्सिमल एंड मिनिमल, are the terminologies are generally used with respect to property. Maximal and minimal are generally used with respect to property, whereas maximum and minimum are generally used with respect to number. ऐसा सेट जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो कहलाएगा मैक्सिमम, ऐसा सेट जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो कहलाएगा मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमल एंड मिनिमल सेट क्या होंगे सर? मैक्सिमल सेट जिसके अंदर किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड करने से उसकी प्रॉपर्टी विल बी लॉस्ट इज कॉल्ड अ मैक्सिमल एलिमेंट। एक ऐसा मैक्सिमल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर से किसी चीज को रिमूव करने पे द प्रॉपर्टी विल बी लॉस्ट इज कॉल्ड मिनिमल सेट। ठीक है, so that's the idea. Maximal and minimal are related to property, whereas maximum and minimum are generally used with respect to numbers. So don't get confused. अगर ये दो चीजें याद रही तो ये बहुत जगह काम आएगी। कहीं भी अगर मैक्सिमल दिखाई देगा, जैसे जब मैं कैंडिडेट की पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा मिनिमल कैंडिडेट की, तो वहां पर भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मिनिमल कैंडिडेट की, इसका मतलब की विच इज मिनिमल, इसका मतलब उसमें से कुछ भी हटाओगे इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ की, राइट? तो सारी चीजें कोरिलेटेड है, इसलिए समझने की कोशिश करते हैं। सर व्हाट इज अ मैक्सिमल मैचिंग? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर कब मैक्सिमल की बात करूंगा और कब मिनिमल की बात करूंगा? सर मैक्सिमल विल बी दी टर्म जो यूज होगी जब चीजों को ऐड करने से प्रॉपर्टी लूज हो जाती हो। मिनिमम मिनिमल विल बी यूज जब चीजों को डिलीट करने से प्रॉपर्टी लूज हो जाती हो। तो माय क्वेश्चन इज, अगर मैं किसी सबग्राफ में एजेस को ऐड करता जाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर मैं कोई और नई एज ऐड करने की कोशिश करूंगा तो वो मैचिंग होने की प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। जैसे मैंने यहां से शुरू किया, मान लो मैंने इसमें अभी एक एज ऐड की, तो इसमें एक और एज ऐड की जा सकती थी, इसका मतलब ये मैक्सिमल नहीं था। मैंने इसमें एक और एज ऐड की, तो जब ये और एज ऐड कर दी, इसका मतलब प्रीवियस वाले में अभी और एज ऐड की जा सकती थी, मतलब ये तब भी मिनिमम मैक्सिमल नहीं था। लेकिन अब अगर ये इस सिचुएशन में पहुंच जाए तो क्या इसमें कोई और एज ऐड की जा सकती है? अगर आप इसमें अब कोई और एज ऐड करने की कोशिश करोगे तो ये अपने मैचिंग होने की प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। अब अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा एज ऐड करने की कोशिश करोगे तो ये अपने मैचिंग होने की प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। तो एक ऐसा सेट, तो यहां पर ये सेट ऑफ एजेस ही है एक्चुअल में। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं यहां पर ये बात करूं तो इसमें दो एजेस हैं, अगर इस सेट ऑफ एजेस में मैं कोई और एज ऐड करूं तो किसी ना किसी वर्टेक्स की डिग्री 2 हो जाएगी, किसी ना किसी वर्टेक्स की डिग्री 2 हो जाएगी, इसका मतलब फिर वो मैचिंग नहीं रहेगा। सो अगर somebody asks you what is a maximal matching, so maximal is a term related to property. सो एक ऐसा मैचिंग, एक ऐसी मैचिंग, सो अ मैचिंग ऑफ ग्राफ जी, कब बोलूंगा इसको मैक्सिमल? मैचिंग ऑफ graph G is said to be maximal matching of graph G is said to be maximal if
no other edge of graph G can be added to the matching. Matching of graph G is said to be maximal if no other edge of graph G can be added to the matching. What does it mean? That means that is if we add any other edge of graph G, then degree उल्टा देखो, if we add any other edge of graph G and degree of at least one vertex, becomes more than one, then that matching is maximal. यार मत लिखो ये, क्योंकि आप इसका उल्टा उल्टा मतलब निकालते हो, मुझे उससे डर लगता है। कई बार मुझसे फिर वो टेलीग्राम में आकर के बोलोगे, मुझसे टेलीग्राम में आकर के बोलोगे, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में तो आता नहीं कहना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट। तो अ मैचिंग ऑफ ग्राफ जी सेड टू बी मैक्सिमल इफ नो अदर एच ऑफ द ग्राफ जी कैन बी एडेड टू द मैचिंग। इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं, विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ मैचिंग। क्या है सर? ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि अगर कुछ ऐड करने पे प्रॉपर्टी इज गारंटीड टू लूज, अगर कुछ भी ऐड करने पे प्रॉपर्टी इज गारंटीड टू लूज, देन वी से दैट दैट पर्टिकुलर सेट इज मैक्सिमल। ठीक है, चलिए अब यहां पर ऊपर वाला एग्जांपल फिर से देखते हैं। क्या M1 में कोई और एज ऐड की जा सकती है? नहीं सर। तो क्या आप ये कह सकते हो M1 इज अ मैक्सिमल मैचिंग ऑफ ग्राफ जी? बस इतना बता दो तो समझ में आएगा ना, नॉट नेसेसरीली टू और मोर। अब मेरे हिसाब से सबको मैक्सिमल एंड मिनिमल की टर्मिनोलॉजी क्लियर है। तो M1 is maximal, M2 is also maximal because if you add any edge of graph G, it will not remain a matching. Similarly, if you add any edge of graph G into M3, if you add any edge of graph G into M3, then it will also not remain a matching. Now, many of you may say कि सर ये वाली edge क्यों नहीं ऐड कर देते? Please try to understand. It has to be a subgraph of original graph. It has to be a subgraph of original graph. तो जो एज ओरिजिनल ग्राफ में ही नहीं थी, क्या वो सबग्राफ में आ सकती थी? जो एज ओरिजिनल ग्राफ में ही नहीं थी, क्या वो सबग्राफ में आ सकती थी? नहीं सर। तो इसको ऐड करके ये मत बोलना कि सर इसमें तो अभी एक और एज ऐड की जा सकती थी। ठीक है, तो सिर्फ वही एजेस ऐड करने की परमिशन है जो ओरिजिनल ग्राफ में प्रेजेंट हो। प्लीज मेक श्योर। ठीक है, चलिए। So M1, M2 and M3, I can simply write the in statement that in the above example,
M1, M2 and M3 are maximal matching. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मैक्सिमम. व्हाट डिड आई से सर? मैक्सिमम एंड मिनिमम आर रिलेटेड टू नंबर्स इन दी सेट. मैक्सिमम एंड मिनिमम आर रिलेटेड टू नंबर्स इन दी सेट. तो जैसे ही मैं जाता हूं सर व्हाट इज मैक्सिमम मैचिंग, तो क्या सर पहले तो इसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको सर? इसको बोल सकते हो लार्जेस्ट मैक्सिमल मैचिंग. लार्जेस्ट तो मैक्सिमल तो होगी ही, लेकिन मैक्स लार्जेस्ट मैक्सिमल मैचिंग. तो कब बोलूंगा किसी मैचिंग को मैक्सिमम, कब बोलूंगा किसी मैचिंग को मैक्सिमम? तो जैसे ही बोला मैक्सिमम देन वी नो इट इज रिलेटेड टू नंबर, इज रिलेटेड टू नंबर. आगे आने वाली 3 क्लास में यही 2 चीजें आएंगी, इसलिए बार बार मत करना. तुषार बाद में क्लास ज्वाइन की है तो क्लास के बीच में क्वेश्चन नहीं पूछोगे. अभी आप नए नए आए हो, क्लास के एंड में मैं टाइम देता हूं सबको कि बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये वहां चलाओ सारे के सारे. इतने लेक्चर देखे होंगे, वहां भी समझ में आया होगा ना कि मैं बीच में जवाब देता नहीं हूं. तो ये लास्ट में पूछूंगा मैं कि क्या डाउट है, तब पूछना. बाय द वे स्टेटमेंट इज करेक्ट. चले चलिए सर, मैक्सिमम इज रिलेटेड टू नंबर. सर तो एक ऐसी मैचिंग, सो अ मैचिंग ऑफ ग्राफ जी, एक ऐसी मैचिंग ऑफ ग्राफ जी जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो मैक्सिमम है. सो अ मैचिंग ऑफ ग्राफ जी with maximum number of edges, क्या मैचिंग ऑफ ग्राफ जी with maximum number of edges will be called maximum matching. सर इतना टाइम लेके क्यों समझा रहे हो? ताकि मेरी आगे वाली 2 क्लास आसान हो जाए, क्योंकि ये टर्म्स आपको बार बार दिखाई देंगी. मैचिंग ऑफ ग्राफ जी और मैचिंग ऑफ ग्राफ जी with maximum number of edges. A matching of graph G with maximum number of edges is called a maximum matching. अब तो किसी ने बोला था सर मैक्सिमम इज यूनिक. नहीं रे भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं है. हर जगह सेम कॉन्सेप्ट मत लगाओ. वहां पर जो हमने मिनिमल मिनिमम मैक्सिमल मैक्सिमम पढ़े थे लेटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें अलग थी. यहाँ पर चीजें समझने की कोशिश करो. देयर मे बी मोर देन वन मैक्सिमम मैचिंग. फॉर अ ग्राफ जी, चले मैचिंग ऑफ ग्राफ जी विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि वो मैचिंग जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हैं इट इज गारंटीड टू बी अ मैक्सिमल मैचिंग एज वेल? क्योंकि अगर वो मैक्सिमल नहीं होती तो उसमें और एजेस ऐड की जा सकती थी, और इन दैट केस वो फिर मैक्सिमम भी नहीं होती. हाँ या ना? क्लियर? चले प्लीज, एक तो इधर उधर की बातें करते हो आप लोग सारी की सारी. तो अगर मैं ऊपर वापस से जाऊं तो यहाँ पर सिर्फ समझ में आता है कि सर M1 एंड M2 दोनों मेरी मैक्सिमम मैचिंग है. ठीक है, M1 एंड M2 क्या है? मेरी मैक्सिमम मैचिंग है. आई कैन से इन द अबव एग्जांपल
M1 and M2 are maximum matching. So please try to understand. क्या सर? नो, जितनी भी मैक्सिमम मैचिंग है, एवरी मैक्सिमम मैचिंग is also a maximal matching. Is also a maximal matching. But every maximal matching need not be a maximum matching. So, example M3. सर M3 जो हम लोगों ने देखा ऊपर वाले एग्जाम्पल में, वो मैक्सिमल तो है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस 2 है। सॉरी, उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस जस्ट 1, ठीक है। लेकिन जो बाकी दो मैचिंग है M1 एंड M2, उनके अंदर जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो 2 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस वाली कौन सी है सर? M1 एंड M2। क्लियर? चलो एक टर्म और देता हूं, उसके बाद चीजों को समझेंगे। एक आता है मैचिंग नंबर। सो किसी भी ग्राफ जी का मैचिंग नंबर क्या होगा? मैचिंग नंबर ऑफ ग्राफ जी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एजेस इन एनी ऑफ द मैक्सिमम मैचिंग ऑफ ग्राफ जी। क्लियर? तो हाउ डू यू डिफाइन मैचिंग नंबर ऑफ ग्राफ जी? विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस in any of the in any one of the maximum matching of graph. Please try to understand. In all maximum matchings, the number of edges will be equal because अगर एक में कम है एक में ज्यादा है तो कम वाला कभी मैक्सिमम मैचिंग बनेगा ही नहीं। ठीक है? तो for above example, for above example, what will be the matching number of graph G? टू। चलो अभी तक सारी चीजें क्लियर? कोई डाउट फटाफट से बताते रहा करो, अगर कोई भी डाउट है तो वहीं पे क्लियर कर लिया करो। ओके, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर किसी भी ग्राफ में n वर्टाइसेस हैं, अगर किसी भी ग्राफ में n वर्टाइसेस हैं, तो क्या किसी भी मैक्सिमम मैचिंग में, अगर किसी भी ग्राफ में n वर्टाइसेस हैं, तो क्या किसी भी मैक्सिमम मैचिंग में फ्लोर फंक्शन ऑफ n/2 से ज्यादा एचेस हो सकती हैं? अगर टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस n हैं, तो क्या किसी भी मैक्सिमम या मैक्सिमल मैचिंग में टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्लोर फंक्शन ऑफ n/2 से ज्यादा हो सकती हैं? व्हाट डू वी नो? इन अ मैक्सिमम मैचिंग और इन अ मैचिंग, पहले भी लिख दिया है, नो टू एजेस कैन बी एडजेसेंट। Therefore, in a graph G with n vertices, in a graph G with n vertices, matching number of graph G
will be less than or equal to floor function of n by 2. It is the upper bound on the matching number. I am not saying कि हर ग्राफ का मैचिंग नंबर यही होगा. It may not be the matching number. Is the upper bound on matching number, not the matching number. ये खुद मैचिंग नंबर हो ये जरूरी नहीं है, बट इट इज द अपर बाउंड ऑन द मैचिंग नंबर. जिन लोगों को दिमाग नहीं लग समझता उनको समझाने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कि मेरे पास ये कुछ 7 वर्टाइसेस हैं. सर मैंने इन दोनों के बीच में एक एज डाल दी तो ये 2 चली गई. अब इन दोनों वर्टाइसेस से एडजेसेंट कोई भी दूसरी एज नहीं हो सकती, तो मैंने एक ये दूसरी ले ली. चलो सर ये भी एक एज आ गई, ये भी एक एज आ गई. तो अगर आप n वर्टाइसेस के बीच में ऐसी एजेस ड्रॉ करना चाहते हो सच दैट नो टू एजेस आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो आप मैक्सिमम n/2 एजेस ड्रॉ कर पाओगे. सुनना, तो आप मैक्सिमम n/2 एजेस ड्रॉ कर पाओगे अगर पॉसिबिलिटी है तो. ठीक है, अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑड हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑड है, आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, अब क्या इस वर्टेक्स की डिग्री 1 कर सकते हो? क्या इसी को किसी के साथ, इसको किसी के साथ भी ज्वाइन किया जा सकता है? नहीं सर. इफ द नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर ऑड, तो आप मैक्सिमम n-1 जो वर्टाइसेस हैं उनमें दो दो का ग्रुप बना करके n-1/2 एजेस ड्रॉ कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे. सो n/2 मैक्सिमम is n/2 when n is even. Similarly, maximum is n-1/2 when n is odd. इन दोनों को मिला करके एक साथ क्या बोलता हूं? फॉर एनी रैंडम n will be floor function of n/2. When n is odd, the value of floor function of n/2 will be same as n-1/2. Will be same as n-1/2. Make sense? बम्बा बाबा 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 बाबा. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. So for a graph G with n vertices, for a graph G with n vertices, matching number need not be what does it mean? That means it may be less than सर एक एग्जाम्पल दे दो तो हमको समझ में आए. कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ. It's a graph with 4 vertices. What will be the matching number of this graph? What will be the matching number for this graph? Tell me. One. Sir, number of vertices n equals to 4. 4 function of n/2 is equals to 2. What is the matching number of this graph?
which is actually less than 4/2. We can never choose two edges such that they are not adjacent to each other. Not possible. तो आप एटमोस्ट वन एज ही चूज कर पाओगे. सोनू कुमार, बात सुनते हो कि नींद में पढ़ते हो? ये तो मेरा ग्राफ है, लिखा है कंसिडर दी फॉलोइंग ग्राफ. इसके लिए तो मैचिंग बनानी पड़ेगी आपको. इसको पागल पागल हो गया. इसको क्यों नहीं बोल देते सर ये कहाँ मैचिंग है सर? इसके अंदर तो हर वर्टेक्स की डिग्री ग्रेटर देन 1 है. हैं? नींद में पढ़ते हो क्या? कहीं और ध्यान है? ऐसे क्वेश्चन से सब एक चीज समझ में आती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा. हम सब पिक्चर की तरह देख रहे हैं कि आ गया तो ठीक है, डायलॉग याद रह गया तो बढ़िया, नहीं रहा तो कौन सा बिगड़ जाएगा कुछ. तो अच्छा डायलॉग याद रह गया तो बढ़िया है, दो चार जगह चिपका दूंगा, दो चार जगह कॉन्सेप्ट में काम आया तो लगा दूंगा, बाकी कॉन्सेप्ट में नहीं लगा तो कोई बात नहीं. फुल मतलब फुर्सत में रहते हो. हंसने वाली बात नहीं है. दिमाग खराब करते हैं ऐसे क्वेश्चन. इससे क्या है ना, हमको ये अफसोस होता है कि यार इतनी मेहनत करके इतना स्लोली सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और बंदा कितने ही अच्छे से समझा लो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहीं और ही है, तो कहां से समझेगा. यहीं रहो भाई, मैं यहां हूं ना तब तक तुम भी यहीं रहा करो. उधर व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया है, सामने वाला क्या बोल रहा है या बोल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसका स्टेटमेंट बदल जाएगा अगर तुमने गेट निकाल लिया तो प्लीज स्टे हियर. चले. ओके भाई, इतनी सी सब ये समझाने के लिए था कि मैंने ये तो बोल दिया इट्स एन अपर बाउंड, इट इज एन अपर बाउंड, इट्स नॉट एक्चुअली द मैचिंग नंबर. इट नीड नॉट बी फ्लो फंक्शन ऑफ n/2 ऑल द टाइम. चले. सो ओके, परफेक्ट मैचिंग. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज परफेक्ट मैचिंग. So what is perfect matching? Sir, perfect matching एक, क्या ये जरूरी था कि जो मैचिंग है उसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 1 हो? नहीं सर, देखो ना सर, ये भी तो मैचिंग है, 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 लेकिन हर वर्टेक्स की डिग्री हर मैचिंग में 1 है, ये तो जरूरी नहीं है ना? तो व्हाट्स द आइडिया कि सर एक ऐसी मैचिंग जिसमें हर वर्टेक्स एक मैचिंग वर्टेक्स हो. इसका मतलब क्या? तो जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री एग्जैक्टली 1 हो. क्या है परफेक्ट मैचिंग? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैचिंग ऑफ ग्राफ G matching of graph G is said to be perfect matching if degree of every vertex in that matching, if degree of every vertex in that matching is 1. What does it mean? That is in a perfect matching of graph G, degree
of vertex V is equals to 1 for all the vertices belonging to graph G. हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी. That is डिग्री. ओके, सो एक ऐसी मैचिंग. ठीक है यार, ये क्या, ये बिना टेक्स्ट के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? आप लोग कोई खेल खेल रहे हो क्या कि कुछ एरर चल रहा है? ट्राइंग टू से समथिंग. मुझे कोई किसी भी मैसेज में टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है. दे आर ऑल जस्ट ब्लैंक. हाँ, ये दिखाई दिया कैसे? माइंड ग्लिच, ये सब दिखाई दिए ऊपर. पुलकित के, विजय के. आई एम नॉट एबल टू रीड दोज मैसेजेस. चले, दैट्स इट. ये है परफेक्ट मैचिंग. तो सर अगर मैं हमारे ओरिजिनल एग्जांपल में जाऊं, इसमें फॉर दिस ग्राफ जी m1 एंड m2. सर यहाँ पर m1 में हर वर्टेक्स की डिग्री 1 है, m2 में हर वर्टेक्स की डिग्री 1 है. तो m1 एंड m2 आर परफेक्ट मैचिंग. ठीक है, चलो. ओहो, सुनना. लिखना पड़ा हुआ सर. अगेन, क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर परफेक्ट मैचिंग मैक्सिमम मैचिंग है? हाँ सर. ये सब स्टेट देखो, एमएसक्यू में इनमें से अब क्या आ जाएगा कौन जानता है. सो क्या कह सकते हैं हम? सर एवरी परफेक्ट मैचिंग इज अ मैक्सिमम मैचिंग. सबकी डिग्री 1 बना दी, उसके अलावा तो कुछ और कर ही नहीं सकते. एवरी परफेक्ट मैचिंग इज अ मैक्सिमम मैचिंग. बट क्या हर मैक्सिमम मैचिंग परफेक्ट मैचिंग है? नहीं सर. बट एवरी इससे एक और चीज समझ में आती है कि सर जब मैक्सिमम ही बना दिया और फिर वो भी परफेक्ट नहीं बना तो परफेक्ट बनेगा कैसे? सर जरूरी नहीं है ना कि हर ग्राफ के लिए परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करे. परफेक्ट मैचिंग नीड नॉट एग्जिस्ट फॉर एवरी ग्राफ. Perfect matching need not exist for every graph. सर ये तीनों ही इसकी मैक्सिमम मैचिंग है. ऑल आर
maximum matching of graph G. Do we have any perfect matching for this graph? No perfect matching exists for this graph, right? हो गया? Every perfect matching is also. ठीक है, अब तीसरी चीज समझते हैं। सर क्या परफेक्ट मैचिंग हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ये जरूरी है? नहीं सर, बट अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑड हैं इन अ ग्राफ जी, इफ नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर ऑड देन परफेक्ट मैचिंग कैन नेवर एग्जिस्ट फॉर दैट ग्राफ, राइट? सो कुछ और स्टेटमेंट्स हैं क्या? अगर किसी को ये समझ में नहीं आता तो बताना। इन अ ग्राफ जी, मैं बोल रहा हूं कि अगर ग्राफ में ऑड नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं देन उसके लिए कभी भी परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। इन अ ग्राफ जी, द नंबर ऑफ वर्टाइसेस are odd, then perfect matching can never exist for graph G. बहुत बढ़िया सर। अपोजिट अगर मैं देखूं, अगर किसी ग्राफ के लिए परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करती है, अगर किसी ग्राफ के लिए परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करती है, तो क्या ये गारंटीड है कि उस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टाइसेस इवन रहे होंगे? यस। तो इफ परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट फॉर ग्राफ जी, if perfect matchings exist for graph G, then number of vertices in graph G will be even. But converse of this statement need not be true. Yes, सर अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस इवन हो, इवन नंबर ऑफ वर्टाइसेस, तो क्या परफेक्ट मैचिंग का एग्जिस्ट करना जरूरी है? नहीं सर। अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑड है तब तो परफेक्ट मैचिंग कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इट इज गारंटीड, ठीक है? लेकिन अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस इवन है तो भी परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करे, ये जरूरी नहीं है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, बट अगर परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करती है तो इट इज गारंटीड कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस इवन है। मेक सेंस? बोले फटाफट से, क्लियर है सब? तो एक साथ अलग ही लिख लो, इफ नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर इवन, डोंट नो क्या होगा। हम इसका जवाब तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हमको उसकी एजेस की इंफॉर्मेशन ना हो। हमको सिर्फ ये पता है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस इवन है, हमको सिर्फ ये पता है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस इवन है, बट व्हाट टाइप ऑफ एजेस एग्जिस्ट इन दैट ग्राफ इट इज नॉट नोन टू अस। तो जब तक ये पता ना हो कि कितने
किस टाइप की एजेस हैं, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बट अगर मैं आपको एक दूसरा स्टेटमेंट दूं, क्या, अगर एक कंप्लीट ग्राफ है के एन, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर एक कंप्लीट ग्राफ है के एन जहां पर नंबर ऑफ वर्टाइसेस इवन है, तो क्या उसके अंदर डेफिनेटली परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करेगी? सेकेंड बी से बी इक्वल्स टू इवन इन इक्वल्स टू इवन, नहीं भाई। नहीं बोल सकते रवि, इधर आओ, चलो देखो। द 1 2 3 4 5 6 सर इवन, 1 2 3 4 इवन है क्या इसके अंदर परफेक्ट मैचिंग? सर ओरिजिनल ग्राफ में ही इसकी डिग्री 0 है, तो सब ग्राफ में 1 कहां से बनाओगे? If perfect matching exists, you can say matching number will be floor function of, बेटा राजा, अगर परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करेगी तो फ्लोर फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वहां पर एन इवन ही होगा और नंबर ऑफ और मैचिंग नंबर इज गारंटीड टू बी एन बाई टू, ठीक है। चलो पहले ये लिख लो सर, पता नहीं कहां से आते हो, कंक्लूड तो करना कुछ होता नहीं है। सो इफ परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट, फॉर अ ग्राफ जी with n vertices, then matching number of graph G will be what? Will be exactly n by 2. No one can stop it क्योंकि n even number होगा ही होगा। स्वयं भगवान बोल के गए हैं उसको कि बेटा तू इवन रहेगा अगर ग्राफ के अंदर परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट करती है तो। कौन था ये? राजा, ठीक है। चलो अगले उस पर लिख लेते हैं रिमेनिंग नोट्स हमारे, क्या? हाँ 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 हाँ। तो फॉर अ कंप्लीट ग्राफ के एन, सर के एन तो, सर अभी क्यों नहीं बन पा रहा था इवन नंबर ऑफ वर्टाइसेस वाले ग्राफ के अंदर भी परफेक्ट मैचिंग? क्योंकि उसके अंदर जो रिक्वायर्ड एजेस हैं अगर वो प्रेजेंट ही नहीं हो तो क्या करेंगे, ठीक है। बट अगर हम के एन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सारी पॉसिबल एजेस प्रेजेंट हैं, राइट। सो फॉर अ कंप्लीट ग्राफ के एन, परफेक्ट मैचिंग एग्जिस्ट if and only if n is even so that is for k2n, सर अगर यहाँ पर कोई भी नंबर है के 2 टाइम्स ऑफ m वॉट एवर, ठीक है, तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इट विल ऑलवेज बी इवन। फॉर k2m परफेक्ट मैचिंग ऑलवेज एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट वाला नोट सर, नोट 2। सर यहाँ पर ऑल पॉसिबल एजेस है ना, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। जी, चले यहाँ पर देखते हैं अगला वाला। कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ की बात करता हूं। मुझे बताओ किसी भी कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ के एम कमा एन में परफेक्ट मैचिंग के एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी होगा? किसी भी कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ के एम कॉमा एन में कंप्लीट मैचिंग एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी होगा?
What will be the condition? M equals to M or N mod 2. नहीं. M is equals to, सर एक एग्जाम्पल दे दो, हम तो समझते नहीं है सर, हम क्या है ना बहुत छोटे बच्चे हैं सर. मान लो सर अगर मैं ये बोलूं K24, देख बेटा जो बोल रहा था ना mod 2 इक्वल्स टू 0, दोनों का ही mod 2 0 कर देता हूं मैं तो तुम्हारे लिए. यहाँ पर है ये 1 2, बस 2 ही थे. यहाँ पर है 4 वर्ड. तो अगर मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, सो माय क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ दिस टू वर्टिसेस कैन नेवर बी मेड, और क्या इन दोनों की डिग्री कभी भी 1 हो पाएगी? नॉन मैचिंग. उसको मैं ग्राफ नहीं बोलूंगा, मैचिंग with respect to K2, 4. Please tell me, is it a maximum matching? Is it a maximum matching? Sir, it is a maximum matching, but not a pop. क्या कोई और एज ड्रॉ की जा सकती है? नहीं सर, इट इज अ मैक्सिमम मैचिंग. K2, 4, but not a perfect matching. अब देखते हैं मैचिंग विद रिस्पेक्ट टू K 3, 3. There is actually a case when M is equals to N. There is actually a case when M is not equals to N. Take this. 3 vertices यहाँ ले, यहाँ ले. सर एवरी वर्टेक्स इज, इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच कर दिया. सो डू यू रियलाइज एवरी वर्टेक्स इज अ मैचिंग वर्टेक्स, देयरफॉर परफेक्ट मैचिंग. और परफेक्ट मैचिंग है तो मैक्सिमम तो बोलने की जरूरत ही नहीं, अपने आप में है. तो नॉट नेसेसरीली फॉर 1. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ कुछ तो भी मत बोला करो यार. बोलो क्लियर है यहां तक सबको सब कुछ? अलग अलग जवाब आए थे, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए. Okay, let's try to solve the first question. Find the number of perfect matching in a complete bipartite graph K n, n. The question is how many perfect matches? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए. जल्दी बता दो बस थोड़ा सा देख करके. मैचिंग नंबर नहीं पूछा है ओम सोनवानी जी, नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग पूछा है. मैचिंग नंबर पूछा होता तो भी वो n/2 नहीं होता. द टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर 2n.
पागल हो क्या? तो आप क्या निकालते मैचिंग नंबर? 2n/2 दैट इज n। ओके सर, सिंपल सी कहानी है। आपके पास ये कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ है विद n वर्टाइसेस, जिसके अंदर एक सेट v1 है, such that mod of v1 will be equals to n। एक दूसरा सेट है v2, such that mod of v2 is also equals to n। These are two sets। तो ये एग्जैक्टली वही है जब दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल होने पे जिस तरीके से नंबर ऑफ वन वन एंड ऑनटो फंक्शंस बनाए जा सकते, जितने नंबर ऑफ वन वन ऑनटो फंक्शन है एग्जैक्टली उतने ही डिफरेंट परफेक्ट मैचिंग है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये है मेरा A1, A2, A3, AN। What do you know? First element can match with, oh, I would rather say n ways to match first element। चले, अगर मैं फर्स्ट को एन टाइप से मैच कर चुका हूं तो सेकंड एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? सर फर्स्ट वाला जिस वर्टेक्स से मैच किया है, आप सेकंड वर्टेक्स को उससे मैच नहीं कर सकते, अदरवाइज फर्स्ट वाला जिस वर्टेक्स से मैच किया था उस वर्टेक्स की डिग्री 2 हो जाएगी, उस वर्टेक्स की डिग्री 2 हो जाएगी। n-1 वेज फॉर सेकंड वर्टेक्स। तो एलिमेंट एक्चुअल में क्या है? वर्टेक्स है। इसके लिए n-2 वेज। बहुत बढ़िया सर। only one way will be there for the last one। Therefore, number of perfect matching will be equals to, दूसरे का भी जवाब लिख ही लो। मैचिंग नंबर फॉर k n comma n will be what? तो आप देखेंगे not n/2। matching number with respect to k n comma n is n। any doubt? ये कहां से आया n-1 n-1? ये क्या है? ये n-1 n-1 n-2 क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, तरीके बता रहे थे कि कितने वेज से मैप किया जा सकता है। ये इजी था। सही बता रहे हो क्या सर? हाँ भाई, ये इजी था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे मैंने ये तुम लोगों को तब से पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों लगा रखा है? मीटिंग ज्वाइन कर रखी थी तब से लगे हुए हो तुम? सॉरी, बोलो भाई। मैं वो सोच रहा था मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अजीब है। फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग इन अ कंप्लीट ग्राफ के एन गिवन एन इज इवन। जो फंसा तो लगा कि ये कुछ तो अजीब है। आंसर दो। कूल नामा कूल मत बनो। दीपाली दिमाग लगाने की रखी होती है ना? दिमाग लगाने की होती है भैया, सिर्फ किसी चीज को आधा आधा कर देने की नहीं होती। थोड़ा सोचो तो समझ में आएगा। दीपाली, निहार, ओम सोनवा ने तो n/2 पकड़ के बैठा हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर भी n/2, इसका भी n/2।
टाइपिंग नहीं हो रही क्या बेटा उसमें? कैसे लिख नहीं पा रहे हो? देखो, नहीं, सारे गलत है। मैचिंग नंबर नहीं पूछा है मैंने मैचिंग नंबर नहीं पूछा है, नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग पूछी है। दिव्यांत, रटा रटाया आंसर देने से यही गलती होती है कि आपने किसी और क्वेश्चन का आंसर यहां छाप दिया है, पता है दिव्यांश? दिव्यांश, आपने जो आंसर लिखा है ना, वो किसी और क्वेश्चन के लिए आंसर है, सेम है लेकिन उसके अंदर नंबर्स कुछ और दिए जाते हैं। तो आपने क्योंकि रटी हुई विद्या के ऊपर काम किया है, इसलिए आपने उसका आंसर यहां छाप दिया है। चले जाने दीजिए। शांति, शांति, शांति। कोई चिल्ला चोट नहीं होगी जब तक मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अच्छे से सुनना, बाद में मुझे वापस से टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन के लिए कोई मैसेज करेगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। सुन लिया? यहीं पर पूरे फोकस होकर के सुनो जो बताने वाला हूं। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन टेलीग्राम पे पूछा गया तो मैं जवाब नहीं देगा। कारण एक्सप्लिसिटली बोल करके बता रहा हूं कि जो भी डाउट है वो यहीं पूछना, बात के लिए कुछ छोड़ना मत, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको टेलीग्राम पे समझा पाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मान मान लीजिए कि लेट, माना कि राम की उम्र x है और मीरा की उम्र y है, उस टाइप से। लेट n इक्वल्स टू 8, लेट n इक्वल्स टू 8। अब मेरे पास ये 8 वर्टाइसेस हैं, कहीं भी चली जाओगा, ये 8 वर्टाइसेस से नंबर दे दूं, v1, v2, v3, v4, v8। सर हर वर्टेक्स को मैच तो करना ही करना है, ठीक है? तो मान लीजिए कि मैं सबसे पहले v1 को मैच करने गया, तो ये किसी एक वर्टेक्स को आप रेंडमली चूज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ माय क्वेश्चन इज, इस वर्टेक्स v1 को मैं कितने डिफरेंट टाइप से मैच कर सकता हूं? जस्ट टेल मी। वर्टेक्स v1 कैन बी मैच्ड इन हाउ मेनी वेज? और किसी को भी बोल दो, द फर्स्ट वर्टेक्स कैन बी मैच्ड इन हाउ मेनी वेज? First vertex can be matched in how many ways? Number of perfect matching for complete graph A8 will be. So the first one can be matched with any one of these 7. So we have 7 choices for first vertex. This 7 is actually nothing but 8 minus 1. And मान लीजिए कि आपने किसी एक के साथ इसको मैच कर दिया। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये कि अगर इन दोनों को मैच कर दिया गया तो अब इन दोनों से तो कोई और मैचिंग नहीं होगी ना। इन दोनों से अगर किसी और ने आकर के मैच करने की कोशिश की तो इनकी डिग्री 2 हो जाएगी, इनकी डिग्री 2 हो जाएगी, राइट? तो फर्स्ट वाले को मैच करना ही करना था, तो हमने फर्स्ट वाले को किसी एक से 7 तरीके से मैच कर सकते थे। अब बची हुई जो 6 हैं, इनमें से किसी एक को उठा लो, किसी को भी रैंडमली उठा लो, ठीक है, क्योंकि हर एक को मैच करना है। अब अगर मैंने एक और वर्टेक्स चूज की कोई भी रैंडमली, ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स है इसको रिमेनिंग 5 में से किसी एक के साथ मैच करना पड़ेगा।
तो ये इन 5 में से किसी एक से कितने टाइप से मैच हो सकती है? सर ये 2 तो गई, बची 6। अब इसमें से किसी एक को इन रिमेनिंग 5 में से कितने टाइप से मैच किया जा सकता है? 5 टाइप से। सो 7 into 5, so this is the number of choices with respect to third vertex after matching 2 vertices. तो सर ये क्या? So this 5 is actually nothing but 8 minus 3. बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर मान लो कि हमने इनको मैच कर दिया, कोई भी हो सकता। अब बची कितनी? तरफ बची 4। इनमें से किसी एक को किसी के साथ कितने टाइप से? सर 3 चॉइसेस थी इसको मैच करने के लिए, तो इसको मैच करने के लिए यू विल हैव 3 चॉइसेस। एंड जब इनको भी मैच कर दिया तो इन दोनों को मैच करने का सिर्फ एक ही तरीका। क्लियर है? तो द करेक्ट आंसर विल कम आउट एज 105. So there are 505 different perfect matchings are possible. Make sense? So this will be what? So this will be n minus or 8 minus 5. This will be 8 minus 7. Anyway, so that's a different aspect, but please try to understand. अब इसको लेकर के चले। तो यहाँ नहीं करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा, दुखी हो जाऊंगा मैं। Number of perfect matching of complete graph Kn, where n is an even number, will be equals to what? Number of perfect matching for a complete graph Kn will be n minus 1. First one can be matched with n minus 1 ways. Second one can be matched in n minus 3 ways. Third one can be matched in n minus 5 ways. So it will go up to 5 into 3 into 1. Aya na? This is the thing that will happen. So this whole thing will be equals to what? सर इस चीज को अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स, सर n माइनस 1 था लेकिन n नहीं था, तो मैंने एक टर्म की ऐड, दूसरी थी n माइनस 2, तीसरी थी n माइनस 4, अप टू, सर ये जाएगा लास्ट में क्या? सर ये हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 2। इस नंबर से मल्टीप्लाई किया और इसी नंबर से डिवाइड किया। ओहो हो, सर मैं 6 को ऐसे लिख सकता? अच्छा चलो अभी ऐसे लिखते हैं, 6 इंटू 4 इंटू 2। ओके, तो सर ये न्यूमरेटर में तो हो गया n फैक्टोरियल, बोलो।
और डिनोमिनेटर में क्या आया सर? सर ये डिनोमिनेटर में आया n-0, सुनना अच्छे से, n-2, n-4, so this is 6, 4, 2. ओके सर, और भी कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, सुनो अच्छे से करते जा। सर अब ऊपर वाली टर्म तो n फैक्टोरियल है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली टर्म n फैक्टोरियल है, उससे मुझे कोई दिक्कत। Now, if I take 2 common out of this, so can I write it as 2 times n by 2 minus 0? This is the first term actually. I'm rewriting it as 2 times n minus 2. सर ये तो यही लिखा है ना? तो सेकंड वाले को मैंने लिखा 2 times n by 2 minus 1. चलेगा? This is the second term. थर्ड वाले को लिखा 2 times n by 2 minus 3. इसी तरीके से मैं सारी टर्म लिखता रहा इनटू। सर ये आगे तक जाएगा? सर ये 6/2 क्या लिखा है? सर ये 6 एक्चुअल में क्या लिखा है? सर ये लिखा है 2 टाइम्स 6/2। बाद वाला क्या लिखा है? सर 2 टाइम्स 4/2। हाँ सर 2 टाइम्स 2/2। ठीक है सर, अब ये है यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, टोटल कितनी टर्म्स है डिनोमिनेटर में? कोई ये बता सकता है? सर टोटल कितनी टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में? हाउ मेनी टर्म्स इन टोटल इन डिनोमिनेटर? जल्दी। सर ये है 1, ये है 1, ये है 2, ये है 3, फिर n by 2 minus 3, n by 2 minus 1, n by 2 minus 0, that is n by 2. So these are n by 2 terms. So sir, overall these are n by 2 terms. तो इसको वापस से थोड़ा सा अरे चल, अरे ज्यादा हो गया रे। I can rewrite as n factorial, और यहाँ से 2 2 2 2 सबसे कॉमन आया, तो ये हो गया 2 रेस पावर n by 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये इस पूरी रिमेनिंग टर्म को देखा, ये बचा n by 2 इंटू n by 2 minus 1 इंटू n by 2 minus 2 इंटू, सर ये था 6/2 दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि इन सबसे ये फैक्टर तो कॉमन हो गया, तो बचा क्या? 6/2 दैट इज 3, 4/2 दैट इज 1, एक्सेट्रा। सर ये वापस से n by 2 फैक्टोरियल है, तो आई कैन फाइनली राइट इट एज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 रेस टू दी पावर n by 2 इंटू n by 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? हो गया? That's your final answer. So if somebody asks you that, sir, what will be the number of perfect matching for complete graph Kn? So this will be equals to n factorial divided by 2 raised power n by 2 into n by 2 factorial. ठीक है, तो रटना नहीं है, अगर आपको इतना मुझे लगता नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड उसमें आएगा, यू कैन जस्ट हैव द कॉन्सेप्ट। देखो अभी लास्ट ईयर शायद क्वेश्चन पूछा भी था उन्होंने, K6 के लिए पूछा था, तो K6 के लिए 5 into 3 into 1, दैट विल बी आंसर विल बी 15। ठीक है, अगर मैं यहीं पर इसको थोड़ा सा रिप्लेस करूं, दैट सर अगर ये K2n हो, सो नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग फॉर कंप्लीट ग्राफ
के 2n 2n। तो सर अगर मैं n लिखता हूं तो मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि n इवन है। अगर मैं n एक्सप्लिसिटली लिखता हूं तो मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि n इवन है। लेकिन अगर मैंने सीधे सीधे n बाई 2n लिखा है तो भगवान को भी पता है कि 2n इवन है, तो आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है n के बारे में कुछ भी। तो दिस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट सर n फैक्टोरियल की जगह 2n फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 रेस पावर 2n/2, इसका मतलब 2 रेस पावर n मल्टीप्लाई बाय n/2 की जगह 2n/2, दैट इज n फैक्टोरियल। मेक सेंस? सो दिस विल बी दी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू k2n। तो आप में से एक आंसर जिसमें मैंने कहा था कि बेटा तुमने जवाब तो सही दिया लेकिन तुमने k2n के रिस्पेक्ट में दिया, और वो तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमको इक्वेशन रटी हुई थी रादर देन कॉन्सेप्ट पता होने के। ठीक है? यार कहाँ जाने की जरूरत है आपको हर्ष जी? ये ना ये क्वेश्चन पूछ करके दिमाग क्यों खराब करते हो? क्या काम है आपको चैप्टर कंप्लीट होने से, मुझे ये बताओ। 5 दिन में करूं, 10 दिन में करूं, 50 दिन में करूं? सिलेबस जिस दिन एंड होना है उसी दिन एंड होगा। मतलब जो भी आपको प्लानर में डेट दिख रही है उसी दिन एंड होगा, उससे पहले एंड में करूंगा नहीं। बाद में अगर जाएगा तो मैं बीच में वीकेंड पे क्लास लूंगा, क्या दिक्कत है? हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है? मतलब मुझे ये बताओ कि इससे क्या लेना देना है कि ये चैप्टर कब एंड होगा? नहीं कर सकते मितेश जी। कैसे चूज करोगे वो सिलेक्शन? नहीं कर पाओगे। क्या बेनिफिट है? मतलब अननेसेसरी का डिस्कशन है ना ये कि सर कब खत्म होगा। चले, अब कुछ सीधी सिचुएशन है, ऐसा नहीं लिखते, हटाओ इन सबको, हमको अब एक्चुअल में सिर्फ मैचिंग नंबर ही निकालने हैं सारे के सारे ग्राफ्स। फाइंड द मैचिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। बच्चों वाला काम है। पुलकित जी गेट डिसाइड ही क्यों किया अगर कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में दिक्कत है? आपको क्या लगता है कि अगर आप एक सच में ढंग के इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप अपने 10th 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भूल करके आगे की चीजें सॉल्व कर पाओगे? हैं? कहाँ रामाकृष्ण जी, कहाँ पर n फैक्टोरियल कैसे आया?
क्या बात करते हो यार, इसमें बात कर रहे हो, ये समझ में आया आपको? पुलकित जी, एक चीज याद रखिए, जो भी इंसान लाइफ में शॉर्टकट ढूंढता है ना, वो फॉर टाइम बीइंग तो खुश हो सकता है, शायद उसको शॉर्टकट से चीजें मिल भी जाए, बट वो पीस ऑफ माइंड उसको कभी नहीं मिलेगा, इतना गारंटीड है। ये समझ में आया? तो बच्चा रामाकृष्ण, अगर ये समझ में आया ना, तो यहाँ पर एन को 2n कर दो, इस एन को 2n कर दो, इस एन को 2n कर दो। ठीक है? तो जब यहाँ पर इस n को 2n करोगे तो ये 2n फैक्टोरियल हो जाएगा, इस n को 2n करोगे तो ये 2n/2 मतलब n हो जाएगा, इस n को 2n करोगे तो ये 2n/2 मतलब n हो जाएगा। क्या समझ में नहीं आया इसमें तुमको? हो गया डाउट सॉल्व। फालतू की पिक्चर बनाते हो, तो देर बाद कोई करता है क्या? चले, तो ये है, ये बहुत ही आसान काम है। आई एम गिविंग इट एज होमवर्क। कल इसको डिस्कस करने के लिए सिर्फ 5 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा का टाइम दूंगा नहीं। अगर कोई सॉल्व करके नहीं आया तो कल जब मैं इनके सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो फटाफट से सब लोग पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आंसर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। अगर आप दिमाग ही नहीं लगाना चाहते, मे बी थोड़ा ऐसा ही हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं आज इतना ही रखूंगा। एनीवे आई डिडंट प्लान मच, क्योंकि मुझे वैसे ही भरोसा नहीं था कि मैं कितनी देर क्लास ले पाऊंगा। तो दैट्स परफेक्टली फाइन। आई होप मैचिंग का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। जो छोटी छोटी सी टर्म है कि कब कौन सी कंडीशन ट्रू होती है, कब कौन सी कंडीशन फॉल्स होती है, उनको याद रखिएगा, अदरवाइज बाद में फिर बोलोगे अरे सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन कौन था ये? पुलकित जी, सर जितना लंबा चैप्टर होता है उतना ही ज्यादा कनेक्टेड होता है, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है याद रखने में, क्योंकि आप याद रख रहे हो, क्योंकि आप रट रहे हो। हर वो इंसान जो चीजों को रटेगा, उसको कभी भी चीजें याद रहेंगी ही नहीं। रटेगा लेकिन फिर भी याद नहीं रहेंगे। जो इंसान चीजों को समझ रहा है, उसको कभी कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं। अगर आप चीजों को समझ रहे हो तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। आप इधर उधर के कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हो। प्लीज सबसे पहले आप अपना एक तरीका चेंज करो कि यार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है। मैं आज पता नहीं मतलब कौन था कौन नहीं था टेलीग्राम चैनल पे, भाई वो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लो बाउंड को लेकर के जो बवाल मचाया है पब्लिक ने, उसमें क्या गंदे गंदे कॉन्सेप्ट लगाए। मतलब मुझे लगता है कि आपको बच्चों वाली चीज समझ में नहीं आई कि उसके अंदर इतने सारे लोग गलत जवाब दे रहे हो, उसके बाद कोई सही दे रहा है तो उसको एक आदमी एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं तू गलत कर रहा है, ये सही है, तो दूसरा वाला कन्विंस भी हो जा रहा है कि हाँ हाँ तू सही कह रही है, शायद मैंने गलत पढ़ लिया। क्या कर रहे हो? कहाँ हो? मतलब इसको बोलते हैं रिवीजन की ना होने की इंतहा हो जाना, कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब हम उस लेवल पे जाके खड़े हो गए। मुझे वो सारे स्क्रीनशॉट लेकर के उतने सारे भेजने पड़े कि ये क्या बकवास कर रहे हो भाई, क्या है ये? कहां जी रहे हो आप लोग? कौन से दुनिया में जीते हो? और ये उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है जो अभी आपने बोला था ना कि सर लंबे कॉन्सेप्ट हो जाते, कनेक्ट नहीं कर पा। अभी तुम फोकस करो चीजों पे। रट क्यों रहे हो? रटोगे तो नहीं आएगा, जिंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमको ये सिखाया है। हमारा दिमाग हमको ये सिखाया है कि सर अगर 2 लिखा है और 5 लिखा है तो हम इसको हमेशा बोलेंगे लोअर साइड पे, और इसलिए हम अगर 2 एंड 5 की बात होगी तो 2 को बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड और 2 को बोलेंगे लोअर बाउंड। अगर हमको 2 एंड 5 दो बाउंड दिख रही हैं, सुनना अच्छे से सर, अगर मुझे 2 एंड बाउंड दो बाउंड दिख रही हैं, तो क्या मैं हमेशा 2 को लोअर बाउंड बोलूंगा? मेरा दिमाग मुझसे ये कहता है, मेरा दिमाग मुझे चीख चीख के कहता है कि अगर 2 एंड 5 अगर मुझे दो चीजों की लोअर बाउंड दिखाई दे रही है, और अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ग्रेटेस्ट ऑफ दी लोअर बाउंड कौन है, तो मैं आंख बंद करके बोल दूंगा कि इन दोनों में ग्रेटेस्ट 5 है। यही करते हो ना आप? पागल हो क्या? अगर इन दोनों में कौन ग्रेटेस्ट है कौन स्लोएस्ट है, उसके लिए तो इन दोनों के कंपेरिजन होने चाहिए, और कंपैरिजन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, और कंपैरिजन होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन। तब बोलोगे कि 2 छोटा है या 5 छोटा है। अभी 2 एंड 5 को देख करके मत बोलो कि 2 छोटा है एंड 5 बड़ा है। यह हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है कि 2 छोटा है 5 बड़ा है।
जब हम रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वो रिलेशन कैसे डिफाइंड है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि 2 एंड 5 वेदर कंपेरेबल भी है या नहीं। और अगर कंपेरेबल है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो अगर 2 रिलेट टू 5 है, देन 2 इज लोअर, 5 इज अपर, है ना। और अगर 5 रिलेट टू 2 है, देन 5 इज एट लोअर साइड, 5 छोटा कहलाएगा, एंड 2 इज एट अपर साइड, इसलिए 2 बड़ा कहलाएगा। तो 5 एंड 2 में 2 बड़ा कहला सकता है अगर 5 2 से रिलेट करता है। क्या वहां पर क्या ही चल रहा था? वहां पर कुछ और ही चल रहा था भाई, मतलब क्या ही खेल चल रहे थे। इन डिफरेंट। तो भाई मैं क्या करूं, यूनिवर्सिटी तो ऐसे ही करती है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, 2 एंड 5 में 2 हमेशा छोटा है और 5 हमेशा बड़ा है। ये डिस्क्रीट में एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। ऐसा आप सोचते हो सिर्फ कि ऐसा है, लेकिन भाई रिलेशन भी तो एक चीज है ना, उसको तो समझो कि वो क्या कहना चाह रही है। बेटा अगर डेरिवेशन नहीं समझोगे ना राज सरकार, कभी भी आप चीजों को समझोगे ही नहीं। वो इंसान जो डेरिवेशन से भाग रहा है, वो कॉन्सेप्ट कभी समझ ही नहीं पाया। एक वस्तु सर, एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूशन टॉपिक से डाउट था। n/2 - 1 के बाद n/2 - 3 लिख दिया है। ये लिखने वाला पाप मुझसे बहुत होता है। तुमने कॉपी गलत कर लिया है। मैंने तो n/2 - 3 ही लिखा है। मतलब मैं भी गलतियां करता हूँ, ऐसा नहीं है शिवम, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने n/2 - 3 ही लिखा है। सर मैंने kn में nc2 इंटू, बेटा आप ये जो प्रोडक्ट लगा रहे हो ना, ये चीजों को ऑर्डर कर देता है, और आपने उसको, मान लीजिए कि आपने n/2 फैक्टोरियल कर भी दिया, तो आपने n में से 2 चूज कर ली, ठीक है, उन दोनों के बीच में 1 डाल दिया, वो खत्म हो गया। देन ठीक है, वो भी कर दो। वो भी ठीक है मितेश, वहां से भी आ जाएगा। आ जाएगा मितेश, वहां से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाउ मच टाइम वी नीड टू कंप्लीट? भाई देखो, 80-90 घंटे तो मैं पढ़ाऊंगा, और कम से कम 100-125 घंटे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, 80-90 घंटे, मैं तो यही बोलूंगा 150 घंटे, 90-100 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, 150 घंटे आपको देने पड़ेंगे, अगर आप टाइम जानना चाहते हो तो। कहाँ से निकालोगे वो देखो। जी हाँ, पीवाईक्यू सॉल्व भी है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूशन इन सेट विथ जीरो कार्डिनलिटी। वन कैसे हुआ प्लीज बता दो। राजा कुमारी, इट्स ऑल्सो एन इक्विवेलेंट सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
एम्प्टी सेट पे एक रिलेशन आएगा जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, वो जो होगा एम्प्टी रिलेशन इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर सेट खुद एम्प्टी है तो। राजा सुनो मेरी बात, भी करते हैं। यहाँ पर एक सेट है और वो बोला हमने ए, ठीक है, इसके ऊपर हमने बोला कि सर ए क्रॉस ए विल बी व्हाट, सर ए क्रॉस ए विल बी दिस ओनली, क्योंकि कोई एलिमेंट तो है नहीं। ए क्रॉस ए, राजा कुमारी समझना अच्छे से, ए क्रॉस ए विल बी दिस ओनली। अब मैं जानना चाहता हूं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? सर ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। सर अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता तो ए कॉमा ए को आना चाहिए था। दूसरा, क्या ये क्या ये सिमेट्रिक है? सर अगर ए कॉमा बी आता तो बी कॉमा ए आता। हमको ऑलरेडी पता है कि एम्प्टी रिलेशन हमेशा ही सिमेट्रिक होते हैं, एम्प्टी रिलेशन हमेशा ही ट्रांजिटिव होते हैं। तो ये जो एम्प्टी रिलेशन है ये सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को तो बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई करता है। ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि अगर कोई एलिमेंट होता सेट ए में तो उसके करस्पॉन्डिंग डायगोनल ऑर्डर पेयर आना चाहिए था, लेकिन अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है इसका मतलब कोई ऑर्डर पेयर नहीं आना चाहिए था टू सेटिस्फाई दी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसलिए अगर मैं सेट ए के ऊपर ए क्रॉस ए बनाऊंगा तो ये ए क्रॉस ए ही इसके ऊपर डायगोनल रिलेशन भी है, यही ए क्रॉस ए ही एम्प्टी रिलेशन, ये सारे एक ही हैं और यही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। क्लियर? नहीं, वहां से नहीं आ रहा है, अपने उसको सॉल्व गलत तरीके से किया है ऐसा, इसलिए मुझे लगता है कि आ रहा है। So if I start today DM, so if I start today discrete math, so where we start live से, आप जिस दिन से प्रेडिकेट लॉजिक शुरू होंगे वहां से शुरू करना लाइव सेशन, उससे पहले जितना भी पेंडिंग है वो कंप्लीट करने की कोशिश करो। स्लाइड नंबर 8 में नंबर जी। हाँ तो क्या करूं बोल के दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल्स टू फिर नहीं, आई डोंट नो। उनसे स्लाइड 15 में ग्राफ मैच नहीं करता, कहाँ की बात कर रहे हो, कुछ लिखोगे? अब यहाँ थोड़ी ना है वो स्लाइड, मैसेज भेजो उसके अंदर, टेलीग्राम के अंदर, तो समझ में आएगा कहाँ क्या लिखा है। हो सकता है एरर हो, लेकिन यहाँ पर कहाँ तुम जो कल वाले लेक्चर की बात कर रहे हो यहाँ कैसे बताऊं? स्लाइड 15 दिमाग में थोड़ी ना रटी हुई, थोड़ी ना है स्लाइड। दो रिवीजन करके पीवाई क्यू कर सकते हो, दो रिवीजन करके पीवाई क्यू कर सकते हो, अभी मत करना। और एटलीस्ट एक रिवीजन तो कर ही लेना अगर दो नहीं हो पा रहे हैं तो। अगर थोड़ा आप लोगों ने लेट स्टार्ट किया है सो डोंट वेट फॉर टू रिवीजन्स, एक रिवीजन के बाद भी शुरू कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर कि आप जल्दबाजी ना करें। क्वेश्चन को जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दें। क्या क्या लिख दिया और गाइड हाउ प्रिपेयर? भाई सबसे पहले से बता रहा हूँ, जैसा पढ़ाया वैसे ही प्रिपेयर करो। गाइड क्या होता है? पढ़ा कुछ है नहीं, आज पहले से प्रिपेयर के ऊपर बात आ जाता है। पहले देखो तो किस टाइप की डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, वो समझ में आता नहीं है। हर किसी का अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होता है भाई। आपको कहाँ डिफिकल्टी आ रही है वो बताओगे तब उसके बारे में बात करोगे। ये भी उसका टाइमिंग अभी नहीं पता मुझे। तो यहाँ डाउट आते भी नहीं है, पता नहीं मेरे इसको सिस्टम को क्या दिक्कत है, आता क्यों नहीं है? यही नहीं आ रहा। नहीं नहीं डोंट, हो गया टाइम, अब कुछ सेंड मत करो तुम लोग, जबरदस्ती का डाउट आ रहा है। बैकलॉग कवर कर लिया सर। ओके, अगर बैकलॉग कवर कर लिया तो रेगुलर क्लास करो।
दुर्गेश स्ट्रेटेजी एक नहीं होती है, आप कैसी बात कर रहे हो? वही तो बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजी तब समझ में आती है जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ कि मुझे किस टाइप की चीज को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं शायद आज से तुमको कुछ और बता दूं और वो आपके लिए राइट स्ट्रेटेजी है ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग चीजों को दूसरे तरीके से परसीव करता है। तो पहले यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप की चीजें आप फेस कर रहे हो, देन वी लुक फॉर दी सॉल्यूशन फॉर दैट। कुछ नहीं आया? ठीक है, चले जो कुछ भी है टेलीग्राम पे शेयर कर दो। क्या नाम है तुम्हारा? पुलकित। जो डाउट आ रहा है क्या स्लाइड में क्या दिक्कत है, एक तो समझ में नहीं आता है क्या बोले। ठीक है, हाँ पीएनसी थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो मैं बचपन से बोल रहा हूँ, बचपन के पाप यहाँ नहीं धुल सकते। उसके लिए आपको वापस से बचपन वाले जो काम थे उनको सही तरीके से करना पड़ेगा। आपके जो बचपन के पाप हैं आपको वो सारे सही तरीके से धोने पड़ेंगे, तभी काम होगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। टेलीग्राम लिंक तुषार विशाल सर पीडब्ल्यू, वो बच्चा बार बार बोल रहा है, आपने 4 बार पूछा, वो आपको लिख चुका है, विशाल सर पीडब्ल्यू सर्च कर लो, टेलीग्राम पे मिलेगा। नहीं हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन हम वेट ही नहीं करते हैं। बेटा ये कहाँ तुम डॉक्टर वाली टर्म मुझसे पूछ रहे हो? आस्किंग लेक्चर्स ऑलरेडी। तो क्या दिक्कत आ रही है दुर्गेश जी? अब मैं क्या गाइड दूंगा? आप मुझे बताओ ना कि सर इस टाइप की चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। तब से यही तो कह रहा हूं कि हाउ आई कंप्लीट दिस सब्जेक्ट। तो कंप्लीट करने का सीधा तरीका है कि आपको सबसे पहले सारे के सारे लेक्चर्स प्रॉपरली देखने पड़ेंगे। आपको फोकस इस चीज पे करना पड़ेगा कि जो चीजें हम देख रहे हैं उनमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि उस चीज में क्या कॉन्सेप्ट था, क्या आप उसको ग्रैप कर पाए हो? अगर उस कॉन्सेप्ट को ग्रैप कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, कैसे पता चलेगा? जब आगे कहीं जाकर के मैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूं, क्या आप उसको रिकॉल करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो? क्या आपको ये लग रहा है कि अरे ये क्या था? अगर ये क्या था हो रहा है, इसका मतलब आप जब पहली बार वो कॉन्सेप्ट समझाया गया था आप उसको सही टाइप से समझ नहीं पाए हो, है ना? तो हर टाइम हर लेवल पे कॉन्सेप्ट आप प्रॉपरली रिकॉल कर पा रहे हो। अगर वो सारी चीजें हो रही हैं तो प्रॉपरली वीडियोस देखते जाओ। जिस दिन एक टॉपिक खत्म हो जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, लेट्स अज्यूम सेट्स एंड रिलेशन, तो उस सेट्स एंड रिलेशन को पूरा एक प्रॉपर रिवीजन दो। आप साथ के साथ टॉपिक वाइज जो डीपीपी में शेयर कर रहा हूँ वो तो कर ही रहे होंगे। तो एक बार जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, एक बार पूरा रिवाइज करने के बाद वापस से उन डीपीपीस को ट्राई करो कि फर्स्ट टाइम में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें अगर समझने में कोई दिक्कत आई थी, क्या वो सेकंड रिवीजन के बाद आप सॉल्व कर पाए हो? नहीं कर पाए हो तो उनको शेयर करो कि सर ये भी अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर जो वीडियो सॉल्यूशन है उनके अंदर जाकर के देखो कि मैं यहाँ पर क्या गलत कर रहा हूँ। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि क्या गलत कर पा रहा हूँ, वेल एंड गुड। नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर छापा मारो। अगर आप सारी चीजें सही से कर लिए हो और आपके रिविजन हो चुके हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू पे जाओ। क्या है स्ट्रेटेजी? क्या है स्ट्रेटेजी? सोचो। हाँ, ये कैसे करोगे? रिवीजन पहले कर लूं लेक्चर के साथ साथ या पहले लेक्चर कंप्लीट करूं? अब ये टाइम है, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो लेक्चर तो वैसे भी कभी भी नहीं देखे जाएंगे। मैंने आपको क्लियरली बोला है कि नेक्स्ट वीडियो देखना शुरू करो, उससे पहले आपका रिवीजन जरूरी है। अगर आप एक स्लॉट में सारे के सारे वीडियोस देख लोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक स्लॉट में सारे वीडियोस देख लोगे ना बेटा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक लेक्चर और दूसरे लेक्चर के बीच में जो प्रीवियस लेक्चर का कंटेंट है वो रिवाइज करना तो जरूरी है ही, क्योंकि जब वो नेक्स्ट क्लास में यूज होगा, अगर आप विदाउट रिवीजन उसको समझने की कोशिश करोगे। सुनो, वीडियो देखने में आपको लगता है कि समझ गए, जो आप अपने नोट्स देखते हो ना, अच्छा ये क्या था, तो आपका दिमाग काम करता है। जब उस नोट्स को देखते हो, उस फिगर को देखते हो जो आपने क्लास के बीच में बनाया था, तो वहां पे दिमाग बोलता है हाँ ये था। अगर आप उसको एक बार देख लियो तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं उसको यूज करूंगा तो आपको वो समझ में आएगा, आप उसको रिकॉल कर पाओगे। लेकिन अगर आप सीधे एक लाइन से सारे के सारे वीडियो देखोगे तो वैसे भी नहीं देख पाओगे, है ना? सो दो क्लास के बीच में एक रिवीजन चाहिए पिछले लेक्चर का। तो ये कहना कि सब एक साथ से देख लो, मैं नहीं बोल सकता। ये कहना कि पूरा रिवीजन, तो जब पढ़ा ही नहीं है तो रिवाइज कैसे करोगे? तो हर लेक्चर के पहले वाली क्लास का रिवीजन हो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे जाओ। जब पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसका एक पूरा प्रॉपर रिवीजन करो, फिर सारी डीपीपी सॉल्व करो, फिर पीवाईक्यू पे जाओ। ये स्ट्रेटेजी। और क्या स्ट्रेटेजी? हजार बार एक ही चीज बोलते हैं हम। ठीक है, शिवम आपका वाला क्या क्या बोल दिया आपने सर? मेरा वाला तो इतने सारे मैसेज में गायब हो जाता है। पूछा क्या आपने? वापस से मैसेज भेजो शुभम, मिल नहीं रहा मुझे।
हाँ ठीक है मितेश, मैं देख लूंगा अगर कुछ होगा। बेटा तुषार, अभी आप अगर 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 तो मिनिमम लेकर के चलो। अगर हैंडल कर पाते हो तो 3 लेना, अगर हैंडल नहीं कर पाते हो तो 3 मत लेना। सुन रहे हो तुषार? अगर प्रेशर हैंडल कर पाते हो 3 सब्जेक्ट का तो ही 3 पे जाना। अभी 2 से स्टार्ट करके देखो, अगर ये लगे कि हाँ 2 स्मूथली हो जा रहे हैं, मेरे पास थर्ड सब्जेक्ट हैंडल करने के लिए टाइम है, देन ओनली गो फॉर थर्ड सब्जेक्ट, अदरवाइज डोंट डू इट टुडे ओनली इन लाइव क्लास सो दैट माय फर्स्ट। दुर्गेश, ये तो पहले ही गलत चीज है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, आप पहली बार अटेंड करो या दूसरी बार अटेंड करो, मैं तो सेम क्लास सेम चीज 50 बार बता चुका हूँ ना। आपने क्लास नहीं देखी। कल एक और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तुषार, कल आपने पहले दिन ज्वाइन किया था लास्ट क्लास में, परसों। तुषार, आपने परसों लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास ज्वाइन की थी। उससे एक दिन पहले किसी और ने फर्स्ट क्लास ज्वाइन की थी। उससे 2 दिन पहले किसी और ने फर्स्ट क्लास ज्वाइन की थी। आपको ये बुरा लग सकता है कि मेरा तो पहला दिन था, लेकिन अगर मैं रोज इसी चीज का आंसर देने लगा तो पढ़ाऊंगा कब, ये सोचो। और इसीलिए इन चीजों के लिए अलग प्लेटफॉर्म है। आप आज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बैच आज स्टार्ट नहीं हुआ है ना। तो जिस दिन बैच स्टार्ट हुआ था उस दिन मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया था। आप लेट हो तो डोंट ब्लेम मी कि सर मैंने आज ज्वाइन किया है तो हाउ आर यू सेइंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज मैं पहले बोल चुका हूं वो पहली बार नहीं है। आप आज ज्वाइन करो या 4 दिन बाद वापस से फ्यूचर में जाकर के ज्वाइन करो, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैं ये चीज ऑलरेडी अलग अलग लेवल पे समझा चुका हूं, तो मेरे लिए रिपीटेशन है। और वो जो यहाँ पर क्लास में बैठे हैं उनके लिए भी ये स्टेटमेंट रिपीटेशन है, सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बट एक इंसान के लिए इतने सारे बच्चों को चीजें रिपीट नहीं की जा सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज आप नए हो, कल कहीं नया आएगा, आपको यही वाली चीज अच्छी लगेगी कि हाँ सर भगा दो इसको, इसका एंटरटेनमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। आप स्पेशल नहीं हो मेरे लिए, आप लेट हो मेरे लिए। ठीक है, फालतू की बातें। चलो बाय बाय। तुम्हारा क्वेश्चन अभी भी मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। कौन था वो? शिवम सर, मेरा वाला आई डेंट गेट योर क्वेश्चन, यू डेंट लिसन दी क्वेश्चन। चलिए, एनीवे, तो प्लीज थैंक यू वेरी मच। देयर इज नो ऑफेंस। मैं डांटता हूं उसका रीजन सीधा सीधा ये होता है कि आप बच्चों वाली चीजें समझते नहीं हो, इसलिए बाय बाय।